जो 100 साल पहले 200 साल पहले तेल निकालने की प्रक्रिया होती थी वो कुछ ऐसे होती थी। और ऐसा होता है राजस्थान के किसी घर का प्रांगण। और ये है भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल का एक घर। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक बहुत ही खास म्यूजियम में। ये है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, जहाँ आकर आप भारत के विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों के तौर तरीकों को देख और महसूस कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस म्यूजियम में एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी यहाँ पर आकर अपना पूरा एंजॉय कर सकता है। आज के इस ब्लॉग में हम इस म्यूजियम को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और एट द एंड आप लोग ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा। ये है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का बोर्ड और यहाँ से होती है इसकी एंट्री। अभी हम अंदर चल रहे हैं और अंदर चल के सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गेट है और जस्ट जैसे ही आप एंटर करोगे ना, दोनों तरफ देखो यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, बॉल विद स्टैंड। यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। आगे चलते हैं। इधर भी कुछ सुराही है और इसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृतियाँ बनाई गई है। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है नंदी के साथ, और जस्ट उसके नीचे भी ऑयल का कोई लैंप है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम अंदर देखेंगे। फाइनली हमने अंदर की तरफ एंट्री कर ली है और अंदर एंट्री करते ही ना कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जस्ट साइड में कुछ पत्थर की नक्काशी की गई है और ये जो पत्थर है ना, इनकी यूनिक बात है कि ये सारे पत्थर राजस्थान से यहाँ पर इंपोर्ट किए गए हैं। और सामने की तरफ मैं अगर दिखाऊं तो देखो यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से रेड कलर की ढेर सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। ये बेसिकली ना तमिलनाडु के किसी लोक देवता की मूर्ति है और साथ में यहाँ पर कुछ घोड़े वगैरह, पशु वगैरह की भी मूर्तियाँ साथ में बनाई है इन्होंने। सबसे अनोखी बात है ना कि ये किसी बिलाट समुदाय के जो सदस्य हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को बनाया है। और यही चीज़ यहाँ पर आप महसूस करोगे कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको बेहतर से बेहतर रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मेरे पीछे इस म्यूजियम का रिसेप्शन है, जहाँ पर कभी आप टिकट परचेज कर सकते थे। किसी टाइम यहाँ पर 30 या 40 रुपये का चार्ज होता था, लेकिन अभी जो भारतीय नागरिक है, जो इंडियन रेसिडेंट है, उनके लिए इस म्यूजियम में एंट्री बिल्कुल फ्री है। बाकी अगर कोई फॉरेनर्स आता है ना तो उसका पेमेंट लगता है 300 के करीब। और यहाँ पर आप जो अपने बैग्स है, जो आप अपने साथ कुछ सामान कैरी वगैरह कर रहे हो, तो अंदर सारी चीज़ों को रख सकते हो। अगर आप अंदर आते हो तो यहाँ पर लॉकर्स वगैरह की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर अपना बैग जमा करके फिर सारे म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छे टोकन लगे दिए इन्होंने, नीचे गिर जाए तो उठता नहीं है। मैं सही बताऊँ ना तो ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर एक विकल्प हो सकता है ना, जो किसी एक ऐसी जगह के तलाश में हो ना, जहाँ पर वो भारत के विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, ढेर सारे कल्चर्स है, और वहाँ पर जो ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पर लोग किस प्रकार के इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, किस प्रकार के टूल्स का यूज करते हैं और अपना दैनिक जो जीवन है वो किस प्रकार से यापन करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदर ढंग से एक प्रकार से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। जो 100 साल पहले 200 साल पहले तेल निकालने की प्रक्रिया होती थी वो कुछ ऐसे होती थी। यहाँ पर देखो आप, बैलों को मतलब ना पूरा ये घूमते थे और उसके बाद तेल निकलता था। पहले की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी कठिन भी थी। आज के टाइम में तो मशीनों की सहायता से सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई है, लेकिन एक टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। शायद आपने कभी बैलगाड़ी में भी यात्रा ना की हो, लेकिन मैं तो मतलब गांव से हूँ, तो मैंने बैलगाड़ी बचपन में थोड़ा सा देखा भी है और उसमें बैठा भी हूँ। लेकिन आज के टाइम में इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। राजस्थान में कुछ इस प्रकार की बैलगाड़ियाँ होती थी जिसमें लोग ट्रेवल करते थे। यहाँ राजस्थान के किसी लोक देवता को चित्रित किया गया है जिनको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। और वैसे राजस्थान में काफ़ी सारे लोक देवता हैं, तो हर मतलब ना राजस्थान में कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में अलग अलग परंपराएं शुरू हो जाती है और अलग अलग लोक देवताएं होते हैं उनके। यहाँ पर किसी एक ऐसे लोक देवता की मूर्ति है, इनको देव नारायण कहा जाता है। इनके बारे में मैंने पहले नहीं सुना था, लेकिन ये भगवान विष्णु के रूप है। अगेन यहाँ पर फिर से कुछ बैलगाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, क्योंकि हमारे जो गांव में बैलगाड़ियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती थी, उसमें ढेर सारे सामान रखते थे वैसे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बैलगाड़ियाँ हैं। और ये है भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल का एक घर। यहाँ पर अंदर दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई है, और जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो एक सिंबॉलिक तरीके से, एक प्रतीकात्मक ढंग से यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति को इस हट के अंदर प्रदर्शित किया गया है, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि पश्चिम बंगाल और दुर्गा पूजा का रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना है। भाई ये है मिट्टी का घर। गांव में घर कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, हालांकि इसकी भी संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ऐसे घर देखने को ना मिले, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, लोग ईंटें और सीमेंट के घर बनाना पसंद कर रहे हैं।
आने वाले कुछ टाइम में शायद म्यूजियम में ही बस एग्जिस्ट करे, क्योंकि भाई गांव में भी ना अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और ऐसा होता है राजस्थान के किसी घर का प्रांगण घर के उस पार्ट को कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तो बरामदा कहते हैं, तो इसको राजस्थान में शायद से प्रांगण कहते होंगे। और जो आगे वाला पार्ट है ना, तो वहाँ पर देखो मतलब लोग अपनी चीज़ों को रखते हैं, जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े। और आई थिंक ना ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, इसमें अनाज वगैरह लोग रखते हैं। हालांकि इसकी अभी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये देखो इसके अंदर ना टूट रखा है, ये देखो इसके अंदर ऐसे ढक के पूरा लोग पहले के टाइम पर जो अपने अनाज होते थे वो रखते थे। पहले के टाइम पर ही नहीं, अभी भी लोग काफ़ी संख्या में इन चीज़ों का, इन बर्तनों का उपयोग करते हैं। इससे अनाज भी सुरक्षित रहता है और मेटल के है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहते हैं। यहाँ आकर मेरी काफ़ी यादें ताज़ा हो गई। बचपन में मेरा काफ़ी वक्त ऐसे ही घरों में बीता है, और भाई फिर से दिल्ली आकर उन यादों को फिर से महसूस करना, वही समझ सकता है ना इस फीलिंग को, जो कभी मतलब गांव में रहा हो, ऐसे घरों में उसका लाइफ का कुछ पार्ट बीता हुआ हो, और फिर से दिल्ली में आकर ऐसे घरों को अगेन देखे। बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है, जिसको शायद मैं शब्दों में भी उतने अच्छे तरीके से व्यक्त ना कर सकूँ। राजस्थान के हवेलियों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यहाँ पर हवेली तो नहीं, लेकिन एक हवेली का दरवाज़ा कैसा होता है, गेट कैसा होता है, वो यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। अभी ना हम इस वाले हॉल के अंदर जाने वाले हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आदिवासी ट्राइबल्स कम्युनिटी की पेंटिंग्स है ना, उसको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के अपने मास्क पहनते हैं। कोई रिचुअल्स वगैरह होता है उसमें पहनते हैं, या ऐसे नॉर्मली मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ना अलग अलग टाइप्स के मास्क को कलेक्शन रखा गया है पूरा। इधर पूरा कठपुतलियों का कलेक्शन है। वैसे मैंने सुना था ना कि कठपुतलियों का डांस भी होता है, लेकिन कभी देखा नहीं है। और मतलब ना यहाँ पे देखो भाई कैसे कैसे कठपुतलियाँ अलग अलग टाइप की। वैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक संभव हो सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को देखकर मैं जब नॉर्थ ईस्ट गया था ना, तब की याद आ गई। वहाँ पे जैसे मैं गया था असम अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो उधर ना सारी चीज़ों का यूज करते थे लोग। जैसे यहाँ पर आपको टोकरियाँ दिख रही होगी, इन टोकरियों को पीछे बांध कर रखते थे, और इसमें अपना सामान वगैरह भी कैरी करते थे। भारत के नागालैंड राज्य में जो आदिवासी समुदाय है, उन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब यहाँ पर है। इनके कुछ हथियार भी है, और बाकी मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि क्या है। भाई ये क्या है? ये है सूत को काटने वाली मशीन। इसका यूज होता था आज से 100 साल 150 साल पहले, जब भारत में मशीनों का प्रचलन नहीं था। वैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो ज़्यादातर कपड़े हैं वो मशीनों में बनते हैं, मशीनों पर डिपेंड हो रखी है पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन जब मशीन नहीं थे तो भाई तो कुछ इसी प्रकार के मशीन होते थे जो हाथ से चलते थे, और इसी में सारे धागे तैयार होते थे, जिसको बाद में ज्वाइंट करके कपड़े बनते थे। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। इन्होंने इस म्यूजियम के अंदर ना एक लिटिल सा शॉप भी खोल रखा है, छोटा सा शॉप भी है, जहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे। और बेसिकली जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर बनारस की जो कला है उससे जुड़ी हुई अलग अलग टाइप के ड्रेसेज हैं, तो देखो। और ये सारे बनारस के मतलब ओरिजिनल चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर साड़ियाँ है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब लोग चाहे तो अगर उनको पसंद हो तो ख़रीद भी सकते हो। यहाँ पर अलग अलग टाइप की पीतल की मूर्तियाँ हैं, अलग अलग भगवानों की। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मधुबनी स्टाइल की पेंटिंग वैसे तो काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर ओरिजिनली बनाया भी जाता है। देखो आंटी जी कितने सुंदर तरीके से बना रही है उसको। और यहाँ पर कुछ पहले से बने हुए पेंटिंग्स को रखे हुए हैं। लकड़ी से किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें बनती है उसको पूरा शो किया गया है। कंगिया वैसे लकड़ी की बनी हुई मैंने तो पहले कभी नहीं देखा होगा, आपने भी शायद पहले कभी ना देखा हो। यहाँ पर जो ना लकड़ी से किस प्रकार से बनती है चीज़ें, ये सब यहाँ पर आप लोग हाथ से बनाते हो? जी, ये सब हैंडमेड काम है। अच्छा, काफ़ी टाइम भी लगता होगा इसमें, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मार्केट की प्लास्टिक वाली चीज़ें होती है उससे कितनी ज़्यादा महंगी होती है? उनसे कम 10 गुना महंगी होती है। 10 गुना। अगर कोई ये लकड़ी का खरीदना चाहे कंगी, तो कितने में उसको मिल सकता है? 150 में। 150 में।
तो ठीक ठाक है। वैसे सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। म्यूजियम के अंदर ही एक मार्केट को डेवलप करना एक यूनिक इनिशिएटिव है, जहाँ पर आप बस चीज़ों को बनाते ही नहीं हो बल्कि बेचते भी हो। तो अगर कोई मतलब ना इंटरेस्टेड होता है तो इससे ये होता है कि भाई वो उन चीज़ों को खरीद भी सके। यहाँ पर मैंने देखा अलग अलग शॉप थी, लोगों से बात की, अलग अलग चीज़ें थी। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मतलब उसको खरीद सकते हो। और जो सारी चीज़ें थी हाथ की बनाई हुई थी, तो मतलब प्राइस कुछ ज़्यादा मार्केट से तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक ढंग से हाथ से बनाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े भी है जिसके अंदर अगर आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह लेना हो, थोड़ा सा भूख लग जाती है तो कुछ खा सकते हो। वैसे अंदर काफ़ी भीड़ है तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अभी हमने सारा म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया। उम्मीद है कि आपको कुछ नया और यूनिक जानने को मिला होगा। ऐसे ब्लॉग्स हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में कहीं और, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।